झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के लिखे पत्र के बाद झारखंड की सियासत गर्म है। वित्त मंत्री ने हर सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने की मांग की है। जेएमएम ने पत्र लिखने को वास्तविकता से दूर रहकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की कोशिश बताया है। तो बीजेपी ने सरकार में सीएम और मंत्रियों के बीच जारी विरोध की राजनीति पर तंज कसा है। हालांकि कांग्रेस को मामले के समाधान की उम्मीद है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी पर संग्राम, वित्त मंत्री ने लिखी सीएम को चिट्ठी, सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी की मांग, जेएमएम ने बताया सुर्खियों में रहने की कोशिश, बीजेपी का दावा सरकार में सब ठीक नहीं। राजनीति में पत्र का बड़ा महत्व होता है और यही पत्र झारखंड की सियासत को गरमाए हुए है। दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए सब्सिडी देने की मांग की गई। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था और इसी की याद दिलाते हुए वित्त मंत्री ने राज्य के 31 लाख परिवार को प्रति माह एक सिलेंडर के लिए 200 रुपए की सब्सिडी देने पर विचार की अपील की है। साथ ही कहा कि इस योजना पर सालाना 744 करोड़ का खर्च आएगा, जिसे वहन करने में सरकार सक्षम है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का समर्थन किया और मिल बैठकर मंथन से हल निकालने का भरोसा भी जताया है। देखिए, गैस के सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर हम लगातार चिंतित हैं। सच पूछिए तो ये सभी मामले हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठ करके बातचीत करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिलेंडर सब्सिडी पर वित्त मंत्री के लेटर का कांग्रेस ने बचाव किया है। इधर जेएमएम को वित्त मंत्री का पत्र नहीं सुहाया है। पार्टी प्रवक्ता ने उनके वित्त मंत्री होने के बाद भी ऐसी मांग करने पर तंज कसा। वहीं बीजेपी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री अपने मंत्री को ही विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी। मुख्यमंत्री से मिलना जुलना मंत्रियों का लगा रहता है, मुलाकातें भी होती है। मुलाकात के दौरान इस तरह के विषयों पर चर्चा हो सकती है और करनी चाहिए उन्हें। इस तरह के पत्र लिखने से कहीं न कहीं आप मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री जब जेटेड भाषाई विवाद में जिस समय मगही, भोजपुरी और अंगिका को हटा कर रहे थे तो उनके कैबिनेट के कलीग्स ने विरोध कर दिया। तो ऑल इज नॉट वेल। मुख्यमंत्री का उनके कैबिनेट में ही कांग्रेस के मंत्री विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से विरोध कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तो ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास तो बड़ी बात है, यहाँ तो अपने कैबिनेट का विश्वास खो बैठे हैं। इन दिनों वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के तेवर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से तल्ख चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएम को पत्र लिखकर सिलेंडर सब्सिडी देने की खुलेआम मांग करना पार्टी के साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ा सकती है। सरकार अगर उनकी मांग पर सहमति जताती है तो खजाने पर बोझ बढ़ेगा और अगर मांग नहीं मानती है तो सीएम की छवि पर असर पड़ सकता है। देखना दिलचस्प होगा सिलेंडर सब्सिडी पर जारी संग्राम का अंत किस तरह होता है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बोकारो से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई बीएसएल सिक्योरिटी टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। इस घटना में 2 होमगार्ड के जवान घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A काली मंदिर के पास खाली जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और झोपड़ी नुमा घर बनाकर रह रहे हैं, जिसे हटाने के लिए बीएसएल की सिक्योरिटी विभाग की टीम गई हुई थी। इससे आक्रोशित अतिक्रमणकारियों ने बोकारो स्टील के सिक्योरिटी विभाग के पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद बीएसएल की टीम जान बचाकर भाग खड़ी हुई। तो बोकारो की तस्वीर देखिए, जहां अतिक्रमण हटाने बीएसएल सिक्योरिटी टीम गई थी, जहां अतिक्रमणकारियों ने ही इन पर पथराव कर दिया। देखिए कैसे पत्थर चलाए जा रहे हैं और इस घटना में जो जवान है वो बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद 2 होमगार्ड के जवान घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। इंक्रोचमेंट था, उन इंक्रोचमेंट हटाने के द्वारा बीएसएल प्रबंधन के द्वारा अपने जो होम गार्ड्स होते हैं उनके साथ गए थे, जिनका वहां पे विरोध किया गया था और कुछ पथराव भी किया गया उनके ऊपर। तो उस विषय पे
थाना में आवेदन भी प्राप्त हुआ है। आवेदन पे FIR दर्ज करके जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा। यही सूचना 2 लोगों का है जिनको चोट लगा था, पथराव के कारण उनका इलाज चल रहा है BGH में। अतिक्रमण हटाने गए थे BSL प्रबंधन के द्वारा, तो उसी विषय में FIR भी दिया गया है। तो हम लोग FIR दर्ज करके अभी उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां के परसूटी के खास महल में बने जगन्नाथ मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध किया, जिस कारण टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। विश्व हिंदू संगठन के लोगों ने भी रेलवे और RPF के जवानों के खिलाफ जमकर विरोध किया। माहौल बिगड़ता देख रेलवे विभाग ने 2 दिनों का समय मंदिर कमेटी के लोगों को दिया है। आज के दिन भी एक नोटिस दिया गया, कल नोटिस दिया गया कि तोड़ा जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं है, क्योंकि जीर्णोद्धार का काम, कोई नई मंदिर नहीं बनाई जाएगी, कोई नया काम नहीं हो रहा है। ये एकदम बिल्कुल जो पुराना जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसमें यहाँ के जो लोग छोटे पदाधिकारी उन्हीं को ज़्यादा परेशान। यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ के भक्तों से, यहाँ के पुजारी से, यहाँ की कमेटियों से हम लोग आज और कल 2 दिन में एक रास्ता निकालेंगे और एक जिस तरह से दाएं और बाएं बाउंड्री है, एक पीछे भी हम लोग रेलवे से आग्रह करके एक बाउंड्री कराएंगे, ताकि बार बार जो ये मंदिर को लेकर विवाद होता है, ये विवाद को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं और इसकी पहल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से होगी और 2 दिनों में सारे विवाद को ख़त्म कर पाएंगे। बच्चा को जो है तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, उसी संदर्भ में कुछ लोकल लोग आए, उन्होंने जो है 2 दिन का हमें समय मांगा है, तो हम दे रहे हैं। और हाँ, BHP विश्व हिंदू परिषद के मंत्री हैं मिस्टर अरुण कुमार, वो आए, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, तो हमने 2 दिन दे दिया। भाई 2 दिन के अंदर आप लोग जो फैसला कर रहे हैं, लेकिन जो अनाधिकृत रूप से संरचना बनाई गई है उसको तोड़ने के लिए हम लोग विवश हैं और उसे करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे घने जंगलों में गिने जाने वाले सारंडा जंगल की, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन यहां दुश्मन सिर्फ नक्सली नहीं है, जंगल की जमीन के नीचे छिपे IED हर कदम पर मौत बनकर बिछे हुए हैं। कई बार जवानों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारंडा में हर कदम पर खतरा, नक्सलियों ने बिछाया मौत का जाल। जंगल, IED, नक्सली, चुनौती बड़ी। चुनौती भरा एंटी नक्सल अभियान, सुरक्षा बलों के सामने तिहरी चुनौती। चाईबासा का सारंडा, जिसे सबसे घने जंगलों में गिना जाता है, नक्सलियों का आखिरी गढ़ भी इसे माना जाता है। यहां डेरा डाले 52 मोस्ट वांटेड नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। नक्सलियों को साफ चेतावनी है कि वो सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालें या फिर बुलेट के लिए तैयार रहें। हालांकि सारंडा में सुरक्षा बलों को लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सारंडा यह वन क्षेत्र काफी सघन है, तो वहीं नक्सलियों के द्वारा बिछाई गई IED भी सुरक्षा बलों के हर बढ़ते कदम पर परीक्षा लेती हुई नजर आती है। बावजूद CRPF की कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की टीम के बुलंद हौसले हर चुनौती को मात देते नजर आते हैं। सारंडा और कोल्हान की जो लड़ाई है, अपने जो फोर्सेस हैं वो लड़ अलग रहा है, बट एक मानसिक रूप से लड़ाई अलग लड़ रहा है। वो अपने दिमाग की जो लड़ाई है कि लगातार 30 से 35 दिन तक जंगल की लड़ाई में रखना, एम्बुश पॉइंट पर रहना, LUP में रहना, एक अलग ही कठिन परिस्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं। सारंडा में न सिर्फ नक्सली की IED और गोली का खतरा है, बल्कि इसके साथ ही कई और प्राकृतिक चुनौतियां भी हैं, जिससे जवानों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये परिस्थितियां जानलेवा भी है।
घनघोर जंगलों में मच्छर, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर से लेकर मधुमक्खी तक जवानों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ मौसम भी जवानों के लिए एक बड़ा खतरा है। असमय बारिश, ठनका और आंधी सारंडा के घने जंगलों में आम बात है, जिस कारण भी जवान हर वक्त मौत के साए में अपना फर्ज निभाते हैं। इन मलेरिया वाली जो समस्या है, मच्छर की समस्या है, उससे वो जूझ रहे हैं। और जो सांप वगैरह भी जो निकलते हैं, जो नेचुरल जो चीज़ें हैं, उससे जूझने के बाद भी उग्रवादियों से लोहा ले रहे हैं, ये एक बहुत प्रशंसा वाली बात है। ठनका और आंधी में पेड़ गिरने की वजह से इस साल 2 जवानों की मौत भी हो चुकी है। मलेरिया से एक जवान की मौत हो चुकी है, तो वहीं सांप काटने से भी एक जवान की मौत हो चुकी है। मधुमक्खियों के हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए थे, जिन्हें जंगल से निकालकर इलाज के लिए राउरकेला भेजा गया था। यही नहीं, सारंडा में ब्रेन मलेरिया एक बड़ी आफत है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जवान डटे हुए हैं। इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग लगभग सभी को दी गई है, डॉक्टर्स भी रखे गए हैं ताकि इससे कैसे बचाव हुआ उसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई। एक तरह से नक्सलों का सफाया हो गया है। अंतिम चरण में कुछ लोग बचे हुए हैं और उनसे अपील है कि या तो वो सरेंडर कर दें, अन्यथा न्यूट्रलाइज कर दी जाए। सारंडा में सुरक्षा बलों की लड़ाई सिर्फ नक्सलियों से नहीं है, बल्कि हर कदम पर छिपे बारूदी जाल, जहरीले जीव और कठिन जंगलों से भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन चुनौतियों के बीच नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और लाल आतंक का काला साया हमेशा के लिए खत्म होने को है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अनशन शुरू कर दिया है। केंदुआडीह मुख्य मार्ग पर 24 घंटे के आंदोलन को स्थानीय लोगों, व्यापारिक संगठनों और चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर जुटे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से हाई लेवल बैठक कर समाधान का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद विधायक ने अपना अनिश्चितकालीन धरना स्थगित कर दिया था, लेकिन कोई पहल नहीं होने से दोबारा आंदोलन की शुरुआत की गई। यह मार्ग धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, लेकिन करीब 1 महीने से सड़क बंद रहने के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश दे रहा हूं आंदोलन के माध्यम से कि यह सरकारी संपत्ति है, यह झारखंड सरकार का संपत्ति है, यह सड़क और धनबाद का लाइफलाइन है। हजारों लोगों के रोजी रोटी इस पे टुके हुए हैं, लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। पूरा धनबाद से लेके बोकारो का, रांची का, जमशेदपुर का कनेक्शन करने वाला यह रोड है। इस रोड को चालू किया जाए और इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोग जो व्यापार करने के लिए रांची जाते हैं और आते हैं, वो भी प्रभावित हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि धनबाद मतलब इस एरिया को नहीं खोला गया तो हम लोग जिस आज तो सांकेतिक अनशन में बैठे, आने वाले समय में पूरा धनबाद जिला का चक्का जाम करेंगे और बीसीसीएल को मजबूर करें कि NH-32 को खोला जाए। खबर जमशेदपुर से है, जहां परसूडी थाना क्षेत्र के सोपोडेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में अज्ञात किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने स्कूल परिसर में घंटों तक जांच की। किशोरी के साथ दुष्कर्म की आशंका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्कूल की चहारदीवारी, एंट्री गेट और परिसर के अन्य हिस्सों का भी निरीक्षण किया। मौके पर विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम, सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी समेत परसूडी थाना पुलिस मौजूद रही। पुलिस स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कर घटना के समय और परिस्थितियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। कुछ भी कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं जिनको जांच करनी चाहिए और इसके बाद में थोड़ा सा कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनको हमें प्राप्त करना होगा, देखना होगा और उसके बाद ही कुछ कहना। अभी तो कहना तो इसलिए ये कह सकते हैं कि रात के टाइम और सुबह से पहले जब हमें पता लगा घटना का, इसके बीच में एक घटना हुई, लेकिन इसका क्या टाइमिंग है, क्या मोटिव है, ये जब तक अक्यूज्ड का और पहचान नहीं होएगा, मान लो
किसने किया, और अभी जैसा कि पीड़िता की पहचान नहीं हुई है अभी तक, तो इनकी पहचान होने के बाद ही कुछ कहना मुनासिब है। अभिजीत तिवारी की हत्या का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नामकुम थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान विवाद के बाद अभिजीत तिवारी की हत्या की गई थी और फिर शव को टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया था। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अभिजीत के साथ पुराने विवाद को लेकर आकाश और सुजय में विवाद हुआ था, जिसके बाद अभिजीत तिवारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद शव को स्कूटी में लादकर टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के सिपाही नदी के पास फेंका गया था। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की गई है। हत्या की यह वारदात 18 अप्रैल की देर रात अंजाम दी गई थी। जो अभिजीत तिवारी हैं, जो मृतक हैं, वो ऑलरेडी जो आकाश सुजय हैं उनको जानते थे, तो उनसे शराब की मांग की, तो शराब उनके द्वारा दी गई और उसके बाद सेवन भी किया गया। इसी बीच में आकाश सुजय और जो मृतक हैं अभिजीत तिवारी, इनका पुराने से कुछ विवाद चल रहा था, उसी को लेके इनके बीच में भैंसा-भैंसी स्टार्ट हो गई दोबारा। और जो आकाश सुजय हैं उन्होंने बोला कि इस बार हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद टोटल वहाँ पे 4 व्यक्ति थे। 4 में से एक व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसको हम लोग अभी तक पकड़ नहीं पाए, पर जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर जामताड़ा से है, जहां अपराध नियंत्रण और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या, लूट और ठगी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगस्त 2023 में धोखाधड़ी और मारपीट की एक घटना दर्ज हुआ था, जिसमें ये फरार चल रहा था। इसका मोटिव ये था कि यहाँ के लोगों को वो लेबर का काम कराने के लिए किसी दूसरे राज्य में ले जाता था और वहाँ पे वो उनसे उनका आधार कार्ड और पर्सनल आइडेंटिटीज कार्ड वगैरह वो लोग वहाँ छीन लेते थे और उस पे वो फेक सिम कार्ड इशू कराता था और इशू कराने के बाद साइबर अपराध कर्मियों को वो प्रोवाइड करता था, जिसके माध्यम से साइबर ठगी की घटनाएं यहाँ हो रही थी। पेट्रोल पंप में जो घटना हुई थी उसमें 3 लोग शामिल थे, जिसमें एक को पुलिस के द्वारा पूर्व में जेल भेजा गया, 2 फरार थे, इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, एक अन्य अभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार